अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। मैंने पिछली क्लास में ऐड कहाँ किया था? मैंने एंट्रीज की थी डीलर एसेट की और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाए थे। नहीं ना, एंट्रीज कर दी थी। अच्छा, एक रिकैप दे देता हूँ। जो डीलर या मैन्युफैक्चरर एसेट है वो जो एसेट वैसे भी बेचा करता है और उस पर सेल्स रिकॉर्ड करता है तो वो उसकी इन्वेंट्री होती है, और जब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर के हवाले हो जाते हैं तो वो सेल रिकॉर्ड कर लेता है। तो अब अगर वो फाइनेंस लीज दे रहा है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो फिर भी दे ही रहा है, तो इसलिए अभी भी वो सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट सेल तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और डेटर वो शक्ल ले लेगा लीज रिसीवेबल की और उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली फिर लीज वाली अकाउंटिंग होगी। अगर ये एसेट लेसी के पास ही रह जाना है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, तो फिर तो ये एक दफा ही सेल होना है। लेकिन अगर एसेट लेसर को वापस आना है तो फिर ये एसेट 2 दफा सेल होना है। और एक दफा जब लेसी को जा रहा है जिससे उसको लेसी से रेंटल मिल रहे हैं, और एक दफा जब वो मार्केट में आके बिकेगा आरवी का। इस आरवी को तोड़ लिया था 2 हिस्सों में बहुत पहले। अगर दोबारा ना भी बिक सका, वैसे तो ये दोनों ही दोबारा बिकने से रिलेटेड है, लेकिन अगर दोबारा ना भी बिक सका तो ये पैसे तो फिर भी मिल जाएंगे ना, तो इसलिए इसको इस ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये वाली अभी वाली सेल और ये जो फ्यूचर में सेल होनी है, तो इस वक्त जो हम सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमें इसकी पीवी पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये लास्ट टाइम बात हुई थी। और अगर हम सेल्स में से कुछ पोर्शन साइड पे कर रहे हैं तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल से भी कुछ पोर्शन साइड पे कर लेंगे। अब अगर इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसी सवाल में एंट्रीज थी, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट थे और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट थे। कौन सा ईयर? 2024। इनकम स्टेटमेंट में इसकी क्या क्या आएगा? सेल्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी, और सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, और इंटरेस्ट इनकम आएगी। और ये सारा कुछ हम एंट्रीज में लिख चुके हुए थे। सेल्स कितनी? 2,558,2। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 1,855,82। सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 थे शायद। इंटरेस्ट इनकम 41,600। ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अच्छा, ये लेसर ने जो एसेट लीज पे दिया है, हर साल की इनकम स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा, ये तो सिर्फ पहले साल आएगा। ये सेल थोड़ी हर साल आएगी, ये तो लीज के पहले साल आएगी। हाँ, ये हर साल आएगा। तो ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा। और एसओएफपी जैसे फाइनेंशियल लेसर में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही है कि स्केड्यूल से अगले साल का क्लोजिंग देखें, वो नॉन करंट में आएगा। कितना अगले साल का क्लोजिंग? 157,681। और इस साल के क्लोजिंग और अगले क्लोजिंग में 54,949। सवाल में हो सकता है रेंटल कैलकुलेट करना पड़े, यानी रेंटल गिवन ना हो, कैलकुलेट करना पड़े। तो एनआईएल कैसे निकालते हैं? पीवी ऑफ जीआईएल, और जीआईएल में होता है रेंटल
उसके ऊपर एनविटी डिस्काउंटिंग, फिर इसके अलावा इसमें जीआरबी बीपीओ वगैरह हो सकता है। यानी वन ऑफ आइटम्स होती हैं, इनके ऊपर डिस्काउंटिंग, ये वन ऑफ चीजें होती हैं। अगर रेंटल ही नहीं पता तो ये फिगर आपको नहीं पता, तो फिर एनआईएल कैसे निकालेंगे? तो एनआईएल का फिर एक और रास्ता भी है। एनआईएल का दूसरा रास्ता क्या है? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, और ये जो प्लस आईडीसी है ये फाइनेंशियल लेसर के लिए। तो अगर रेंटल नहीं पता तो निकाल लेंगे। तो रेंटल कैलकुलेशन भी सवाल में करनी पड़ सकती है, तो उसका तरीका यह है कि सवाल में बाकी जो कुछ है वो सब लिख ले और इससे रेंटल फाइंड कर ले। सवाल लिखें। लीज टर्म 4 years, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 240,000, 2,40,000। टोटल एक्सपेक्टेड आरवी, टोटल एक्सपेक्टेड आरवी टोटल एक्सपेक्टेड आरवी है 20,000। फेयर वैल्यू क्या बताई मैंने? 240। और आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर 4,000। बीपीओ, बीपीओ प्राइस 12,000, 12,000। इम्प्लिसिट रेट बता दिया 16%, 16। फाइनेंशियल लेसर है और रेंटल है पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। रेंटल पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर है। बताएं रेंटल कितना? जी
लीस्ट टर्म क्या बताई मैंने? हम्म, एट। हाँ जी, फेयर वैल्यू 240। फाइनेंशियल लेसर है इसलिए आईडीसी ऐड होगा। रेंटल पता नहीं, 1 माइनस 1.16 पावर माइनस 4.16। बीपीओ 12,000। बस क्या करना है रेजर वैल्यू का? लेस इतने पैसे देके रख लेगा, एसिड आरबी का क्या काम लेसर को? लेसर को आरबी का काम तब है जब एसिड लेसर के पास वापस आएगा और वो बेचेगा। जब एसिड वापस ही नहीं आना, एसिड वापस आना है, बीपीओ है, नहीं आना, तो जब वापस ही नहीं आना तो आरबी का काम कोई नहीं है। तो रेंटल बन जाएगा 84831। ये बात लिख लें कि आरबी, जीआरबी, यूजीआरबी ये चीजें ही तब हैं जब एसिड लेसर को वापस आना है। अच्छा, मैंने ना ये उसके लिए डाला हुआ सवाल कैफ के डाले में सिर्फ रिवीजन के लिए। आप जबानी देख लें, प्रैक्टिस सेट में देखें क्वेश्चन 4। कैलकुलेटर पे एनआईएल जरूर निकालिएगा शुरू वाली, यानी जो पहली एंट्री है डीलर लेसर की वो आप खुद करिएगा, बाकी बस सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सेट 1 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 QAL। अच्छा, इससे पहले एक बात सुने, जब आप लीजेस का सवाल देखें ना तो आपने सवाल में अपने आप से शॉर्टलिस्ट करवाना है कि सवाल लेसर का है या लेसी का है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर लेसर का है तो फिर ऑपरेटिंग का है या फाइनेंस का है। अगर फाइनेंस का है तो डीलर है या फाइनेंसर है। और एक तीसरी चीज होती है, मतलब एक मैंने सेट 3 बनाया है, उसको वो सवाल देखते ही पता चल जाता है, सेल एंड लीज बैक। तो मैं इसको इस डिस्कशन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझ लाना, क्योंकि ये तो पता चलता है कि सेल एंड लीज बैक का सवाल है। ये 3 चीजें आपने जरूर ढूंढनी है सवाल में, कि सवाल पढ़ के अंदाजा लगाना है कि पहले तो ये जानने के लेसर है कि लेसी है। अगर लेसर है तो ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। अगर फाइनेंस लीज है तो डीलर का सवाल है कि फाइनेंसर का सवाल है। लेसर का सवाल है कि लेसी का सवाल है, ये तो सवाल की वर्डिंग से पता चलेगा। अगर लेसर का है तो ऑपरेटिंग का है कि फाइनेंस का है, ये कैसे पता चलेगा? वो जो 5 निशानियां बताई थी, और उन 5 निशानियों के अलावा एक और निशानी बता रहा हूं, अगर जीआरवी है ना तो भी फाइनेंस लीज ही होती है। बस जबानी याद हो गई बात है ना। सवाल करते हुए ये बातें लिख लेना। सवाल करते हुए आपने ये ढूंढना है कि लेसर का सवाल है कि लेसी का, ये सवाल की वर्डिंग से पता चलेगा। अगर लेसर का है तो ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस, उन 5 निशानियों से पता चलेगा। जीआरवी भी एक निशानी है।
और अगर फाइनेंस लीज है तो ये पहचानना कि डीलर है कि फाइनेंसर। तो अगर डीलर मैन्युफैक्चरर होगा ना तो सवाल की वर्डिंग से क्लियरली पता चलेगा, अगर नहीं तो फाइनेंसर है। जैसे ये जो क्वेश्चन 4 का है, पहली लाइन देखें, सेट 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 मैन्युफैक्चरर है ना, तो ये पता चल जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें, पहली लाइन, जीएलएल के बारे में कुछ कहा है कि डीलर मैन्युफैक्चरर है कि कौन है, तो ये फाइनेंसर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 की पहली लाइन देखें, जीएलएल के क्वेश्चन में सब बताया, तो फिर ये फाइनेंसर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 देखें, डीलर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखें, ठीक है। तो डीलर मैन्युफैक्चरर होगा तो बताया होगा, अगर नहीं बताया तो फाइनेंसर लेसर है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पहली एंट्री की वैल्यूज कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन ही देख लें, वो भी काफी है।
हाँ जी, अच्छा डीलर लेसर की एक चीज और बस फिर डीलर लेसर खत्म। अगर एक एसेट की फेयर वैल्यू यानी मार्केट में जितने का वो नॉर्मली बिकता है 500 है और लेसर डीलर लेसर फाइनेंसर की बात नहीं कर रहा, लेसर 15% इंटरेस्ट चार्ज करके इस पे रेंटल कैलकुलेट करता है जैसे भी आपने किए, जबकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 18% चल रहा है। तो बजाहिर लेसर इंटरेस्ट थोड़ा ले रहा है तो उसकी इंटरेस्ट इनकम कम बनेगी। लेकिन IFRS 16 का मिजाज ये है कि अगर आप डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हैं और आपको बाकियों से कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ रहा है तो इसमें आप लोगों को घेरने के लिए कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। लोगों ने अगर इंटरेस्ट ही देना था तो वो आपके पास मजबूरन आएंगे कि आप रेट कम ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी चीज खरीदना नहीं चाहते। दोबारा, बजाहिर इंटरेस्ट रेट कम है, ये मैं डीलर मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, फाइनेंसर की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ डीलर मैन्युफैक्चरर की बात है कि अगर हम बाकियों से थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो IFRS 16 ये कहना चाह रहा है कि आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना तो कुछ गड़बड़ है, लोग आपसे आपके प्रोडक्ट ही खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बजाहिर इंटरेस्ट में कमी है, लेकिन नहीं, आप इसको इंटरेस्ट की कमी ना कहें, आप कहें कि आपका प्रोडक्ट ही गिर चुका हुआ है। तो आप ये जो भी कमी है ये सेल्स को कमी चार्ज करें, इंटरेस्ट को कम नहीं करना। मुश्किल हो गई बात। देखें, हम दूसरों से इंटरेस्ट 15% चार्ज कर रहे हैं जबकि मार्केट वाले लोग 18% इंटरेस्ट दे रहे हैं। बजाय हम डिस्काउंट किस चीज में दे रहे हैं? इंटरेस्ट में। लेकिन IAS ये कह रहा है कि आप इंटरेस्ट में जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, असल में वो इंटरेस्ट में डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपके इस प्रोडक्ट की वर्थ गिर चुकी हुई है और आप लोगों को सस्ते रेट ऑफर कर करके अपने प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। तो आप इसको इंटरेस्ट में डिस्काउंट ना समझे, सेल्स में डिस्काउंट समझे और ये समझे कि इंटरेस्ट आप उतना ही ले रहे हैं जितना बाकी लोग ले रहे हैं। आप ये सारा पैसा जो कम बिल्ड किया है रेंटल, ये सेल की कमी की वजह से, तो इसको फिर अकाउंट फॉर ऐसे किया जाएगा, ये सारा का सारा डिस्काउंट सेल्स को चार्ज करने का तरीका फिर ये होगा कि NIL की कैलकुलेशन और सारी वो टेबल की कैलकुलेशन 15 की बजाय 18 पे होगी। पहली एंट्री में रिसीवेबल और सेल्स कितने से रिकॉर्ड होगी? PV ऑफ GAL। वही रेंटल्स जो कैलकुलेटेड कितने पे हैं? 15 पे। कैलकुलेटेड 15 पे हैं। जब उनकी PV 18 पे निकालेंगे तो आंसर 500 आएगा या कम आएगा? कम आएगा ना। तो IAS कह रहा है 18 पे निकालें ताकि आपकी सेल्स कम निकले। और वो जो आप बाहर इंटरेस्ट में कमी चार्ज कर रहे हैं, असल में वो इंटरेस्ट में कमी नहीं है, वो सेल्स की वैल्यू गिरी हुई है। तो आप इंटरेस्ट की सारी कमी सेल्स में डिस्काउंट कंसीडर करें। और ये तब ही हो जाएगा अगर हम अपनी सारी कैलकुलेशन जो आज तक सीखी है, टेबल बनाना, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग, वो सब हम 15 की बजाय 18 पे करें। और अगर मार्केट में 12 है तो इसको प्रोडक्ट की अच्छाई मानने की बजाय बस अपनी स्ट्रेंथ समझें कि आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं तो कमाएं, ठीक है। सेल्स ना बढ़ा लें, यानी सेल्स अगर गिरानी है तो गिरा लें, बढ़ानी नहीं है, क्योंकि बढ़ाने से वो सारी की सारी इनकम फौरन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अगर हम मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मार्केट से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये कमी इंटरेस्ट की कमी मानने की बजाय सेल्स की कमी मानी जाएगी। ये बात ना मैंने टेक्निकली कवर करने के लिए एक नोट की शक्ल में लिखी हुई है। चैप्टर में आइएगा, कोई छठा सातवां पेज होगा जहां पर मैंने लेसर की इनिशियल मेजरमेंट लिखी हुई है। ये कौन सा पेज 7? पेज 7 के ना तकरीबन दरमियान में देखें, कैलकुलेशन ऑफ रेंटल सिखाई है, ये जो भी आपको बता दी, ये भी एक नजर पढ़ लें तो पढ़नी है, और एग्जाम नोट पढ़ लें अच्छी तरह। पेज 7 के तकरीबन दरमियान में एक डब्बा बनाया हुआ है, इसमें लीज रेंटल की कैलकुलेशन सिखाई है।
हाँ जी। अच्छा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा 6, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, स्केयर लिमिटेड। अच्छा, पेज 7 पे ये बात गौर से देखिएगा, मैंने कहा इन केस ऑफ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, ये बात फाइनेंशियल लेसर के लिए नहीं है, ये डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए ही खास है क्योंकि सेल्स वही रिकॉर्ड करता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, ये भी कैफ का ही सवाल है, इसकी सॉल्यूशन देख लें। हाँ जी। अब इसमें जो रेंटल कैलकुलेट करना पड़ा है उसके अंदर 14% इस्तेमाल हुआ, नहीं 10% इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट की डेफिनेशन ही यही है कि जो लीज पेमेंट्स की पीवी को इसके बराबर लिया है, इसलिए रेंटल कैलकुलेशन इम्प्लिसिट रेट से ही होगा, चाहे हाई है चाहे लो है। लेकिन बाकी अकाउंटिंग करना यानी पीवी ऑफ जीआईएल निकालना, इंटरेस्ट का टेबल बनाना, वो दोनों में से हायर रेट से होगा, तो वो वाला काम 14% से किया। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप आइए इस सेट 1 का आखिरी पेज पे आइए। सेट 1 के लैंड एंड बिल्डिंग की हेडिंग दी होगी मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग को 2-3 पैराग्राफ लिखे होंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर पढ़ लीजिएगा। और एक किताब में मुझे इसका एक सवाल मिला था तो वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर लेसर किसी को एक पूरा मॉल किराए पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है, और बिल्डिंग लैंड समेत, तो नजर तो दोनों इकट्ठे ही आ रहे हैं, बिल्डिंग लैंड के ऊपर ही खड़ी है, लेकिन लैंड अलग एसेट होता है, बिल्डिंग अलग एसेट होती है। लैंड की लाइफ चूंकि बहुत ज्यादा होती है और एंड में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो लैंड जनरली फाइनेंस लीज नहीं होती, क्योंकि हमेशा की लाइफ है, हमेशा नहीं मतलब जब तक क्या मतलब तब तक की लैंड की लाइफ है, इसीलिए लैंड डेप्रिशिएट भी नहीं होती। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो लैंड की लीज फाइनेंस लीज नहीं हो सकती। लेकिन बिल्डिंग की चूंकि लिमिटेड लाइफ है,
तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी होनी फिर भी बिल्डिंग की लीज फाइनेंस लीज हो सकती है। अगर बिल्डिंग और लैंड दोनों ऑपरेटिंग लीज हैं तो दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों फाइनेंस लीज हैं दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग पोर्शन ऑपरेटिंग लीज है, नहीं फाइनेंस लीज है और लैंड पोर्शन ऑपरेटिंग लीज है, तो किराएदार किराया तो एक ही दे रहा होगा। जैसे अगर पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, पूरी बिल्डिंग, और उसके हम 10 लाख रुपए किराया ले रहे हैं, तो वो बिल्डिंग का है कि लैंड का है? दोनों का है ना। तो हमें अगर बिल्डिंग को फाइनेंस लीज चलाना है और लैंड को ऑपरेटिंग लीज चलाना है तो फिर इस 10 लाख के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब वो टुकड़े किराएदार से नहीं पूछेंगे, हम अपनी कोई कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इन 3 पैराग्राफ्स की कहानी बताइए मैंने आपको, ये पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 में आखिरी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो ये 3-4 पैराग्राफ पढ़ लें और वो आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लें। सेट 1 के आखिरी पेज पे लैंड एंड बिल्डिंग की हेडिंग है, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ लें। और प्रैक्टिस सेट में आखिरी क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन 8, फिर वो देख लें जबानी जबानी। यार ये टोटल किराए के टुकड़े किए हुए हैं। लैंड को ऑपरेटिंग लीज माना हुआ है, बिल्डिंग को फाइनेंस लीज माना हुआ है, तो बिल्डिंग के लिए फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग चल रही है और लैंड के लिए ऑपरेटिंग लीज वाली। टुकड़े कैसे किए हैं? जो उस वक्त दोनों पोर्शंस की फेयर वैल्यू बनती थी। हाँ जी,
अगर बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं तो हाँ वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हाँ तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ जी ओके। अच्छा अब चैप्टर में आए आप पेज 8 पे, मॉडिफिकेशन, ये समझ लें। लेसर की आसान सी है, लेसी की है मॉडिफिकेशन जो एग्जाम में टेस्ट होती है, लेसर की सिंपल सी है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाना, यानी लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मॉडिफिकेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रही है। क्या चेंज हो सकती है? लीज टर्म चेंज हो जाए, हो सकता है 8 फ्लोर किराए पे लिए हुए थे, काम अच्छा चल गया तो 2 फ्लोर और किराए पे ले लिए। हो सकता है महंगाई इतनी हो जाए कि लेसर कहे कि नहीं ये काम नहीं ठीक, हम किराया इतना करने लगे, चेंज, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज। तो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने का मतलब है मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन में इंक्रीज आ रहा है, मॉडिफिकेशन के नतीजे में लेसी के पास हक इंक्रीज कर रहा है। हक इंक्रीज 2 शक्लों में कर सकता है, या तो 8 फ्लोर थे 2 फ्लोर और मिल गए तो उसका हक इंक्रीज कर गया, या 6 साल तक का हक था 2 साल और इंक्रीज कर गया, यानी या तो टाइम पीरियड बढ़ गया यानी लीज टर्म बढ़ गई, या एसेट और दे दिया उसको। तो इस सूरत में लेसी के पास राइट बढ़ रहा है। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लेसी के पास हक है एसेट यूज करने का, तो या तो टाइम पीरियड बढ़ जाए या एसेट में कुछ इजाफा हो जाए। अगर तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में लेसी के पास राइट बढ़ रहा है एंड उसके हम जो पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो बिल्कुल फेयर बनते हैं, जो लेने बनते हैं उतने ही ले रहे हैं। दोबारा, अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में लेसी का राइट बढ़ रहा हो, राइट बढ़ने के 2 शक्लें हैं, या तो एसेट बढ़ रहा है या टाइम पीरियड बढ़ रहा है, एंड हम जो किराया बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल फेयर बढ़ा रहे हैं, जो वाकई उस वक्त के हिसाब से पैसे बनने चाहिए, इसके लिए टर्म इस्तेमाल की हुई स्टैंड अलोन। अगर तो ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं, दोनों बातें कौन सी? लेसी का राइट बढ़ रहा है, चाहे वो एसेट बढ़ रहा हो चाहे लाइफ बढ़ रही हो, एंड उस एक्स्ट्रा काम के हम एक्स्ट्रा पैसे जो ले रहे हैं वो बिल्कुल फेयर बनते हैं जो ले रहे हैं, तो फिर ये केस 1 है। और केस 1 में ये होगा कि इस एडिशन को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट मान के अलग अकाउंटिंग की जाएगी। पुराना वाला काम ऐसे ही चलता रहेगा और इस एडिशनल काम को एक नई लीज की अकाउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। ये केस 1 लिखा हुआ है, केस 1 पढ़ लें पूरा। जी केस 1। तो इसको फिर हम उस एडिशन को नई लीज मानेंगे और नई लीज की अकाउंटिंग करेंगे, पुरानी वैसी चलती रहेगी और उसको नई मानेंगे। लेकिन अगर केस 1 नहीं है, क्या मतलब केस 1 नहीं है? या तो एडिशन नहीं है या एडिशन है तो पैसे ठीक नहीं है, तो फिर केस 1 नहीं है, फिर वो केस 2 है। और मैंने अभी वो बुक में चेंज कर लिया, आप भी चेंज कर लें, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, ना करें चेंज। केस 2 के साथ ब्रैकेट में लिख लें, ये केस 2 तब है जब ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं होनी, तो फिर वो केस 2 है। यानी अगर ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर केस 2 है। केस 2 का लेफ्ट कॉलम पढ़ के देखें, समझ आती है बात? मेरा ख्याल है मैंने काफी एक्सप्लेन करके अंग्रेजी लिखी हुई है, हेडिंग समेत, लेफ्ट कॉलम की हेडिंग समेत। हाँ जी लेफ्ट कॉलम समझ आया? पड़ गए? नहीं। अगर लीज एग्रीमेंट में हो गई चेंज, मिसाल के तौर पे पहले हमने 10 साल लाइफ वाला एसेट 8 साल के लिए लीज पे दिया हुआ था, फाइनेंस लीज थी, लेसी का काम नहीं चल रहा तो उसने रिक्वेस्ट की और एग्रीमेंट चेंज होकर अब लीज सिर्फ 3 साल तक रिड्यूस कर दी, तो अब वो फाइनेंस नहीं रही, वो ऑपरेटिंग बन गई। तो लीज एग्रीमेंट में ऐसी चेंजेस हो जाए कि अगर वो पहले ही दिन पता होती तो हम उसको ऑपरेटिंग लीज ही मानते, तो फिर क्या करें? तो फिर जो अब तक कर लिया सो कर लिया, लीज रिसीवेबल का कोई ना कोई बैलेंस तो आ रहा होगा, वो क्रेडिट और पीपी डेबिट, और आइंदा से इसकी ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग शुरू कर दें। जो पहले हो गया सो हो गया, जितना लीज रिसीवेबल में बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट, और उसके बदले पीपी डेबिट कर लेंगे, और अब से ऑनवर्ड जो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये लेफ्ट कॉलम है।
और राइट कॉलम का मतलब है अदरवाइज से मेरी मुराद यह है कि अगर वो फाइनेंस लीज थी और फाइनेंस लीज ही रहे, तो फाइनेंस लीज ही थी और फाइनेंस लीज ही रहे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने की वजह से कैश फ्लोज चेंज हो गए। तो अब जो नए कैश फ्लोज हैं, आईएफआरएस 16 ने कहा हुआ है कि इस मॉडिफिकेशन को आप ऐसे ही काउंट फॉर करें जैसे फाइनेंशियल एसेट की करते थे। तो मैंने वही बातें यहां दोबारा छाप दी, यानी आईएफआरएस 9 में जो मॉडिफिकेशन थी आईएफआरएस 16 ने कहा है कि वैसे ही कर लें, तो मैंने वैसे ही वाली बात यहां दोबारा लिख दी कि रिवाइज्ड कैश फ्लोज की पीवी निकालेंगे ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे, ओरिजिनल इम्प्लिसिट रेट पे, और लीज रिसीवेबल में जो बैलेंस आ रहा होगा उसको अपडेट कर लेंगे, और जो गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में डाल देंगे। अच्छा जी, लास्ट चीज लेसर की, पेज 8 के ऊपर सीफैप में टेस्ट होते नहीं है, हुए भी नहीं अभी तक, लेकिन छोड़ना ठीक नहीं है। ये कैफ में टेस्ट होता है, सीफैप में टेस्ट नहीं होती है चीज, छोड़ नहीं रहा, बता देता हूं। पेज 8 के एंड पे देखें, डिस्क्लोजर्स लिखे हुए, ये पढ़ के देखें, और फिर ना जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, उनमें को 2-3 सवालों के अंदर नोट भी बनाया होगा, तो वो नोट वैसी सोल्यूशन में देख ले जाके। ये कैफ में टेस्ट होता है, सीफैप में नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। सीफैप में एक नोट टेस्ट होता है IS 12 वाला, उसके अलावा नोट्स सीफैप में टेस्ट नहीं होते, वो कैफ में होते हैं। तो लेसर अगर फाइनेंस लीज है तो उसकी बुक्स में डिस्क्लोजर क्या होंगे, ये प्रैक्टिस सेट के अंदर ना कोई भी सवाल देख लें, कोई 2-3 सवालों में नोट बनाया होगा मैंने, नेट इन्वेस्टमेंट लीज के नाम का नोट बनाया होगा, कोई भी सवाल चेक कर लें। तो इस तरह से इसका नोट बनता है, और उस सवाल की वर्किंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा नोट में फिगर्स कहां से उठाई हैं। हाँ जी, चलो ठीक है, 90 में मैं लेसी कराता हूँ, ठीक, लेसर बस।